नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आज हम सोल्व करेंगे SCR साउथ सेंट्रल रेलवे तिरुपति का जेई का प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे CRS तिरुपति दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे ये 25% LDC कोटा का पेपर है और लेवल इसका 6 है। कनिष्ठ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल के लिए है और ये अभी हाल ही में 24 जनवरी 2024 का पेपर है और लेवल 6 की जो बेसिक होती है वो 35,400 रुपये होती है और लेवल 7 की बात करें तो 44,900 रुपये होती है। वो आपको जेई से एसएससी मिलने पर मिलेगी। तो यहाँ पर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक और लेवल 8 में आपके 47,600 रुपये होती है। ये बेसिक का प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। लेवल 1 की बात करें हम तो 18,000 रुपये होती है और लेवल 2 की बात करें तो 19,900 रुपये होती है और लेवल 3 की बात करें तो 21,700 रुपये होती है और लेवल 4 की बात करें तो 25,500 रुपये होती है और लेवल 5 की बात करें तो 29,200 रुपये होती है। उसके बाद आपका लेवल 6 35,400 जेई में आ गया। उसके बाद आपका लेवल 7 44,900 रुपये एसएससी में आ गया। फिर लेवल 8 की मैंने आपको बताई दी, लेवल 8 की 47,600 होती है। तो ये एक से लेकर के कम से कम 8 तक तो आपको याद होनी चाहिए। कई बार इससे संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो चलिए साथियों, हम जेई का प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। वही 100 प्रश्न है इसमें, विथ राजभाषा सहित 110 हैं। 100 प्रश्न आपको मैक्सिमम करने हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का यहाँ प्रावधान है। 120 मिनट है, यानी 2 घंटे आपको पेपर में दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ इन LHB कोचेज कैन ब्रेक सिलेंडर विथ हैंड ब्रेक एंड ब्रेक सिलेंडर विदाउट हैंड ब्रेक इज इंटरचेंजेबल। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो हमारे LHB कोचेज हैं उनमें जो ब्रेक सिलेंडर हैं विथ हैंड ब्रेक एंड ब्रेक सिलेंडर विदाउट हैंड ब्रेक इज इंटरचेंजेबल। तो क्या ये इंटरचेंजेबल हो सकते हैं ब्रेक सिलेंडर विथ हैंड ब्रेक और ब्रेक सिलेंडर विदाउट हैंड ब्रेक के साथ LHB कोच में? तो हम इसका आंसर लेंगे नहीं। ऑप्शन बी अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीवी इज आइसोलेट। जब डीवी को आइसोलेट किया जाता है तो कौन सा इक्विपमेंट चार्ज नहीं होता है? तो जब डीवी को हम चार्ज करेंगे, ये आपका फीड पाइप हो गया और ये आपका ब्रेक पाइप हो गया। तो ये यहाँ से NRV और ये आपका डीवी और ये ब्रेक वायर, ये BC और AR। तो जब हम इसको चार्ज करेंगे BP से तो ये जो डीवी है ये जिसको आइसोलेट करेंगे तो ये जो BC और ये जो CR है अपना, ये इसमें चार्ज नहीं होगा डीवी से। लेकिन जब यहाँ जब इधर से हम फीड पाइप से जब इसको चार्ज कर रहे होंगे तो इधर से जब कनेक्ट करेंगे तो इधर से तो ये चार्ज हो रही होंगी। तो यहाँ पे जो आपका जो एपी है वो तो इसको चार्ज कर रहा होगा, लेकिन जो बीपीसी है ब्रेक पाइप से है वो आपका सीआर और बीसी ब्रेक सिलेंडर और एक्सिलरी रिजर्वायर इसका चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा सीआर एंड बीसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम यूज इन LHB कोच। LHB कोच में किस प्रकार के एयर ब्रेक सिस्टम यूज किए जाते हैं, तो इसमें ट्यून पाइप विथ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज किए जाते हैं। सिंगल पाइप सिस्टम आपका यहाँ गलत हो जाएगा, EP ब्रेक सिस्टम आपका यहाँ गलत हो जाएगा, ऑटो ब्रेक सिस्टम आपका यहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ ट्यून पाइप विथ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक आपका यहाँ ओके हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक इन LHB कोच। LHB के चीज में कौन से केबल हैंड ब्रेक के लिए कौन से केबल प्रोवाइडेड कराए जाते हैं, तो यहाँ पे जो अर्थिंग केबल, फ्लेक्सिबल केबल, स्पीड सेंसर केबल, नॉन ऑफ द अबाव, इनमें जो फ्लेक्सिबल केबल होते हैं ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ द एयर स्प्रिंग बीइंग यूज्ड इन LHB नॉन AC कोचेज। कैपेसिटी ऑफ द एयर स्प्रिंग बीइंग यूज्ड इन LHB नॉन AC कोचों में कितने किलो न्यूटन का एयर स्प्रिंग क्षमता वाला यूज किया जाता है, तो इसमें जो आपका 140 किलो न्यूटन है ये आपका इसमें यूज किया जाता है 140 किलो न्यूटन का। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। मैक्सिमम परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम बोगी इन आई शेप कोचेज। तो इसके लिए जो इसमें किसके लिए पूछा है, इसमें आई शेप कोच के लिए पूछा है। तो आई शेप कोच में आपका एक्सल सेम एक्सल आपका हो जाएगा, सेम एक्सल आपका हो जाएगा 0.5 mm, और बोगी पर आपका हो जाएगा 5 mm, और कोच में आपका हो जाएगा 13 mm। और यही यदि अपने से वैगन में पूछता तो वैगन में यहाँ पे 0.5 mm हो जाता ऑन व्हील ऑन एक्सल, और बोगी पर ये हो जाता आपका 13 mm हो जाता, और वैगन पे ये 25 mm हो जाता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 5 mm बनेगा, तो ऑप्शन बी अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द चोक डायमीटर इन पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल। यहाँ चोक डाया की बात हो रही है, यानी कि PEAV पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल। तो ये आपके आई शेप आर शेप में 8 mm होता है, और LHB में ये 19 mm होता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी वो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल की, तो यहाँ पूछा नहीं, इसमें दिया नहीं है कि ये LHB का है या ICF RCF का है, लेकिन यहाँ जो इस ऑप्शन में जो डाटा दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 8 mm है वो राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ले लेंगे हम। ये हम इस प्रश्न में अपना दिमाग का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्सल लोड परमिशेबल फॉर LHB कोच। मैक्सिमम अधिकतम एक्सल लोड पूछा गया है LHB कोच के लिए, तो ये 16.25 टन होता है। LHB के लिए 16.25 टन होता है, 16.25 टन आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ICF बफर प्लंजर। ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ है, यानी जो ICF RCF का बफर प्लंजर होता है वो किसका बना होता है, तो वो कास्ट स्टील का बना होता है। और प्रश्न नंबर 10 है नॉर्मली ट्रैक्शन रोड एंड रबर जॉइंट्स आर टुगेदर। तो ये किससे जॉइंट्स रहते हैं, साधारणतः ट्रैक्शन रोड और रबर ये आपके वेल्डेड नहीं रहते हैं, प्रेशराइज्ड इनको जोड़ा जाता है, स्क्रूड भी नहीं होते हैं, ब्रेजिंग भी नहीं होते हैं, तो प्रेस से इनको ज्वाइंट किया जाता है। ऑप्शन बी में इसको अपन लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है एंड क्वेश्चन नंबर 11 डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन बोगी फ्रेम एंड लोअर कंट्रोल आर्म इज। प्रश्न नंबर यहाँ 11 पूछ रहा है कि जो डैम्पर कनेक्टेड होते हैं वो किसके मध्य, बोगी फ्रेम एंड लोअर कंट्रोल आर्म के मध्य कौन से डैम्पर इसमें कनेक्टेड होते हैं। तो अपन जानते हैं 4 प्रकार के डैम्पर होते हैं। प्राइमरी प्राइमरी की संख्या 4, सेकेंडरी की संख्या 2, और या डैम्पर या कि 2, और लेटरल डैम्पर लेटरल की 1। तो ये LHB में 9 होते हैं, बोगी में LHB की बोगी में 9 होते हैं, और पूरे कोच में ये आपके 18 हो जाएंगे, पूरे कोच में आपके 18 हो जाएंगे। उसी प्रकार हम यहाँ पर अगर बात करें T18 का मतलब वंदे भारत,
तो वंदे भारत में ये दोनों में जो डिफरेंस होगा, वो जो लेटरल यहाँ एक लिया गया है वो वंदे भारत में 2 ले लेंगे। वंदे भारत में लेटरल की एक की जगह 2 ले लेंगे। तो यहाँ 4 2 6 2 8 2 10 यानी 10 की T18 में बोगी में 10 हो जाएंगे, और T18 की वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें टोटल कोच में जो एक कोच में टोटल 20 हो जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर लेंगे, जो दोनों को बिटवीन जो दोनों को जोड़ता है, बोगी फ्रेम एंड लोअर कंट्रोल आर्म के बीच जो कनेक्टेड किया जाता है, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है। तो आंसर अपन यहाँ पे ए आंसर ले लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। एमएम चोक एक्सॉट इज प्रोवाइडेड इन फीबा फेलियर इंडिकेटर कम ब्रेक एप्लीकेशन। फीबा की फॉर ऑटोमेटिक बीपी ड्रॉपिंग। तो यहाँ पे जो फीबा के लिए जो ब्रेक प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, वो कितने एमएम चौक का ड्रॉप किया जाता है, कितने एमएम चौक से प्रोवाइडेड किया जाता है फेलियर इंडिकेटर ब्रेक कम एलिसर। तो वो आपके 8 एमएम चौक एक्सॉट किया जाता है प्रोवाइडेड। ऑप्शन ए अपन यहाँ पे राइट आंसर ले लेंगे, यानी कि 8 एमएम ब्रेक प्रेशर ड्रॉपिंग किया जाता है इसके लिए। तो ये ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एस ट्रेप एंड पी ट्रेप इज रिलेटेड। ये एस ट्रेप और पी ट्रेप ये आपके बायो टैंक के लिए आता है, बायो टॉयलेट, जो कोचों में बायो टॉयलेट लगा होता है, एस ट्रेप और पी ट्रेप ये इनके लिए बायो टॉयलेट के लिए यूज किया जाता है। कई बार यहाँ बायो टॉयलेट के लिए आपकी बायो टॉयलेट के लिए आपकी रेल लेवल से ऊंचाई पूछ ली जाती है कि कोच के अंदर लगे गए बायो टॉयलेट की रेल लेवल से बायो टॉयलेट की ऊंचाई क्या होती है। तो आपकी रेल लेवल से 225 mm होती है। और बायो टॉयलेट का कई बार पीएच मान पूछ लिया जाता है, बायो टॉयलेट का कई बार पीएच मान पूछ लिया जाता है। तो ये पीएच मान 6 से 9 होता है। कई बार इसका बैक्टीरिया पूछ लिया जाता है बायो टॉयलेट में कि कौन सा बैक्टीरिया डाला जाता है। तो इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है। कितना डाला जाता है? 120 लीटर डाला जाता है, 120 लीटर डाला जाता है। और कई बार इसका जो है वो खाली का वजन पूछ लिया जाता है। तो खाली का वजन 110 केजी होता है। और कई बार इसका भरे हुए का वजन पूछ लिया जाता है, तो भरे का 410 केजी होता है। और कई बार इसका प्रभावी आयतन पूछ लिया जाता है, तो प्रभावी आयतन में इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, यानी 300 केजी इसका प्रभावी आयतन पूछ लिया जाता है। तो कई बार इसका प्रभावी आयतन इसमें पूछ लिया जाता है। तो ये थे साथियों बायो टॉयलेट के बारे में जानकारी आपकी। तो नेक्स्ट यहाँ जो आंसर होगा, एस ट्रेप और पी ट्रेप जो रिलेटेड है वो कोचों में लगे बायो टॉयलेट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में है आपके नंबर ऑफ CTRB इन ये LHB कोच। तो यानी कॉर्टेज टेपर रोलर बियरिंग होता है CTRB का, आप ये जानते होंगे, इसकी फुल फॉर्म है कॉर्टेज टेपर रोलर बियरिंग होता है। और ये कोच में कितनी संख्या में होता है? तो ये बोगी में 4 होते हैं, तो कोच में 2 बोगी हो गई, यानी एक एक्सल पे एक बियरिंग होता है, एक एक्सल पे एक है, तो सिंपली ये आपके 8 हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 8 की संख्या में ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर ऑफ ICF बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर ऑफ ICF कोच। यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का जो ICF कोच का BMBC होता है उसका डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर 8 इंच हो जाएगा, और इसको mm में पूछे तो 203 mm आपका ये हो जाएगा। तो उत्तर क्या बनेगा? आपका उत्तर ए बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से कौन सा रिलेटेड है? तो ये एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है। तो ये तो एक्सीडेंट का कोच ही है, ARME, तो ये तो इससे रिलेटेड है। MFD होता है वो, ये MFD भी ARME से संबंधित होता है, जो उसमें अंदर टूल्स वूल्स रखे जाते हैं। HRD भी आपके इससे एक्सीडेंट से रिलीफ होता है। जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन है ये एक अलग है, तो ये इससे एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। तो आंसर आपके सी ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे SS सेकंड की। SS सेकंड ऑफ LHB कोच इज डन द इंटरवल ऑफ मंथ्स। तो यहाँ मंथ्स की संख्या पूछी गई है, तो मंथ्स में हम बात करेंगे SS1 के लिए 18 मंथ है,
सेकंड के लिए आपके 36 मंथ हैं और थर्ड के लिए आपके 72 मंथ हैं। यहाँ किलोमीटर की हम बात करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा, इसका डबल कर दीजिए 12 लाख हो जाएगा, इसका डबल कर दीजिए 24 लाख हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड के लिए पूछा था, तो सेकंड के लिए 36 आपका राइट आ जाएगा। आंसर सी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड बाय कॉमन पाइप ब्रेकर, इसको रट्टा मार लीजिए, ये डायरेक्ट पर्सन पूछा जाता है और डीवी भी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो डीवी इज डायरेक्टेड सॉरी डीवी इज डिस्ट्रीब्यूटर वाल इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन कॉमन पाइप ब्रेकेट। इसको सुपरिट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है, इसका सीधा सट आंसर है कॉमन पाइप ब्रेकेट। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की, ओवर होलिंग ऑफ द एंटी रोल बार बियरिंग टू बी डन इन विच शेड्यूल। एंटी रोल बार बियरिंग का कौन सा शेड्यूल है जिसमें इसकी ओवर होलिंग की जाती है? तो ये जो शेड्यूल सेकंड है, ये पीओज का भी है, पीओज का भी है, और इसका टाइम है जो 6 मंथ है, अपन ने ऊपर देखा प्रश्न में। तो इसी में इसका ओवरहोलिंग किया जाता है, यानी एसएस सेकंड में। एसएस सेकंड का मतलब 36 मंथ यानी पीओच, तो पीओच में ही इसका एंटी रोल बार बियरिंग का ओवरहोलिंग किया जाता है। तो डी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 19 की बात करते हैं। कंडमिंग साइज ऑफ साइड बियर बियरिंग प्लेट इज जो कंडमिंग साइज है साइड बियर बियरिंग प्लेट की, वो नए की 10 है, नए की 10 है, और कंडम की आपके 8.5 है। तो आपके आसानी से आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करें कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक इन आईसीएफ कोच इज लीटर्स। जो आईसीएफ कोच होता है उसका ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक कितने लीटर का होता है? तो ये 200 लीटर का होता है। ध्यान रखें, सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हम। अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एक्सेप्ट और गिविंग डोरी इज प्रोहिबिटेड। ये दहेज से संबंधित है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 हैं, वो आपके जो दहेज से संबंधित कौन सा है? तो जो ये 13A है, ये दहेज से संबंधित है, और जो ये 13 है, ये आपके उपहार से यानी गिफ्ट से संबंधित है, और ये रूल नंबर 14 है जो आपके रेल कर्मचारी के सम्मान से संबंधित है। यहाँ पे जो मुख्य मुख्य पूछे जाते हैं वो एक 15A का पूछा जाता है, जो कि आपके सरकारी क्वार्टर के दुरुपयोग से है। सरकारी क्वार्टर को किराए पे देना, भेड़ बकरियां रखना, क्वार्टर पे अनैतिक कार्य करना, क्वार्टर का दुरुपयोग करना, ये 15A से है। एक आपका 3rd C पूछा जाता है। 3rd C महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट से है। एट वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित जो है वो 3rd C है। इसके अलावा आपके यहाँ जो पूछा जा सकता है 3rd C का मतलब सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ रेलवे फीमेल एम्प्लॉइज है। और जो यहाँ इसके अलावा जो मुख्य मुख्य पूछ सकता है वो आपके रूल 18 है, वो चल संपत्ति के बारे में है। रूल जो 18 है वो चल संपत्ति के बारे में है। और इसके अलावा जो 18A है वो अचल संपत्ति खरीदने के लिए है। रूल नंबर जो 9 है वो सरकार की आलोचना से संबंधित है। रूल नंबर 8 है जो आपके प्रेस मीडिया टीवी अखबार से संबंधित है। और जो इम्पोर्टेंट है रूल नंबर 22। रूल नंबर जो 22 है वो मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित है, यानी कि कोई भी रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर 8 घंटे पहले शराब, जो मादक पदार्थ हैं, उनका सेवन नहीं करेगा। उनमें आपकी वाइन आ जाती है या नशीली गोलियां आ जाती हैं। जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करेगा रूल 22 के अनुसार। और 22 जो ए है 22A है जो 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी कारखाने में या किसी जगह पर रोजगार नहीं देने से मतलब है 22A, रूल नंबर 22A। इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ रूल कई बार 11 भी पूछ लिया जाता है जो RTI एक्ट से संबंधित है। उसके अलावा रूल 17 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। रूल जो 17 है वो आपके दिवालियापन या आतंक कर्मचारी से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण थे। तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका वो 13A बनेगा। तो यहाँ पे सी आंसर अपन ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड। यहाँ पे जो पूछा है वो
एयर ब्रेक मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक के लिए आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट पूछा है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन, तो मेंटेनेंस एयर ब्रेक के लिए इसमें आपका जो G7 है, ये G7 इसके लिए आता है, मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक टेक्निकल पैम्पलेट, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ केसनब बोगियों के रख रखाव के लिए 95 आ जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें 24 की बात करें, राइड इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच एंड एलएचबी कोच आर। यहाँ आईसीएफ का एलएचबी कोच, राइड इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच यानी इंडेक्स पूछा गया है, तो इंडेक्स के मामले में आपका आईसीएफ आरसीएफ का हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा, और एलएचपी का 2.5 हो जाएगा, और आपका वंदे भारत है उसका 3.26 हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो 3.21 से 3.50 होती है आईसीएफ आरसीएफ में, और एलएचबी की बात करें तो एलएचबी में 2.50 से 2.75 होती है। कई बार पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम पूछ लिया जाता है तो एलएचबी का 2.75 हो जाएगा और मिनिमम 2.50 हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आईसीएफ आरसीएफ का मिनिमम पूछता है तो 3.21 हो जाएगा, और अधिकतम पूछता है तो 3.50 हो जाएगा। तो यहाँ 3.5 ये आपका आईसीएफ आरसीएफ का है, और 2.5 आपका एलएचबी का है, और यहीं पे आपका T18 वनडे भारत का पूछे तो 3.26 हो जाएगा। तो यहाँ डी आंसर अपन बड़ी आसानी से ले लेंगे, डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ऑल ऑफ द हैंगर्स शुड बी टेस्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ। यहाँ सभी हैंगर्स के टेस्टेड टेंसाइल लोड पूछा है, हैंगर्स का टेस्ट के लिए, परीक्षण के लिए, तो वो आपका यहाँ पे जो आंसर बनेगा, कितना लोड होता है उसमें, उसमें आपके यहाँ 8 टन के 8 टन होता है। हैंगर्स का जो टेस्टेड के लिए टेंसाइल लोड होता है वो 8 टन होता है, बी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोच। यहाँ पे एक बार सभी की बात कर लेते हैं। आईसीएफ आरसीएफ का कोच का न्यू व्हील डायमीटर पूछा है, तो ये 915 हो जाएगा, एलएचबी का भी 915 हो जाएगा, आईसीएफ आरसीएफ का भी 915 है, एलएचबी का भी 915 है नए का। और वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत की 952 हो जाएगा। अब सवाल है कंडम की बात करें तो कंडम आईसीएफ आरसीएफ के लिए 825 हो जाएगा, और एलएचबी के लिए 855 हो जाएगा, और वंदे भारत के लिए 877 हो जाएगा। कई बार यहाँ आईसीएफ आरसीएफ की सॉफ्ट साइज इशू पूछता है तो वो 837 mm हो जाएगा। तो यहाँ आईसीएफ आरसीएफ के नए का पूछा था न्यू व्हील डायमीटर, तो 915 mm हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपल। अच्छा प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है, यानी कि सबसे कमजोर कड़ी सीबीसी सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी जो होती है वो नकल होती है, ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये सुपर हिट प्रश्न है, इसको रट्टा मार लीजिए, ये आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कट ऑफ एंगल कोक कैन बी फिटेड विथ। यहाँ पूछा है कि कट ऑफ एंगल कोक है वो कैन बी फिटेड विथ किसके साथ फिट होती है, तो ये आपका फीड पाइप और ये आपका ब्रेक पाइप, तो ये इसके साथ फिट होती है कट ऑफ एंगल। तो कट ऑफ एंगल फीड पाइप एंड ब्रेक पाइप विथ दोनों में, तो आपका यहाँ 28 में सी आंसर हो जाएगा, ये दोनों पे फिट होती है। प्रश्न नंबर 29 है, हाउ मेनी डे ऑफ एलएचपी कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन ईच सर्विस। यानी कि जो एचएलएलपी है वो अपने पूरे सेवा काल में रेलवे कर्मचारी कितनी जोड़ सकता है, तो वो कितनी भी जोड़ सकता है। 1 साल की 20 मिलती है, तो ये 10-10 के टुकड़ों में मिलती है, जनवरी से जुलाई, और जनवरी से जून, और जुलाई से दिसंबर। तो 1 साल की 20 एलएपी मिलती है, और कम से कम 30 साल भी करेंगे तो ये कम से कम 600 की संख्या तक तो जोड़ ही सकता है। और सर्विस अगर ज़्यादा हुई तो ये ज़्यादा भी जा सकती है, 700 तक भी जा सकती है, 700-800 तक भी जा सकती है। सर्विस के ऊपर डिपेंड है कितनी आप जोड़ सकते हैं। 1 साल की 20 के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, कितनी जोड़ सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये कितनी जोड़ सकते हैं, तो ये कितनी भी जोड़ सकते हैं, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन किस पे है, बाउंडेशन एलएपी पे है। एलएपी आप 300 से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते हैं, यदि 300 से ज़्यादा आप जोड़ेंगे तो वो लैप्स हो जाएगी। और सीएल की बात करें तो सीएल 1 साल की वर्कशॉप में 8, ओपन लाइन में 10 मिलती है।
तो ये 1 साल के लिए मिलती है, ये जुड़ती नहीं है, ये अगले साल, ये उसी साल दिसंबर तक आप नहीं लेते हैं, 31 दिसंबर तक नहीं लेते हैं। यदि आप इनको 31 दिसंबर तक नहीं लेते हैं तो ये लैप्स हो जाती है। एलएपी की बाउंडेशन है, एलएपी आप पूरे सेवा काल में 300 ही जोड़ सकते हैं, 300 से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते हैं, 300 से ज़्यादा होगी तो आपकी लैप्स हो जाएगी। एलएचपी के बारे में पूछा था यहाँ, तो एलएचपी अनलिमिटेड हो जाएगी, वो आपकी इच्छा पे है, कितने भी जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 की बात करें, ए मेल रेलवे सर्वेंट में बी गारंटेड पैटर्निटी लीव हैविंग सर्विंग चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ जो पूछ रहा है वो पैटर्निटी लीव के बारे में पूछ रहा है, तो वो 2 बच्चों तक, प्रथम बड़े 2 जीवित बच्चे, यानी कि पैटर्निटी लीव यानी 2 डिलीवरी जो शुरू की होती है बच्चे, उनके लिए ये मिलता है। तो ऑप्शन ए है, पैटर्निटी लीव 2 बच्चों के लिए मिलती है और ये 15-15 दिन के हिसाब से मिलती है, 2 बच्चों पर 15 दिन की अवधि 6 मंथ होती है। यदि आप 6 मंथ में नहीं लेते हैं तो ये भी लैप्स हो जाएगी, ये भी लैप्स हो जाएगी। जच्चा और बच्चा दोनों के लिए देखभाल के लिए ये रेलवे कर्मचारी को मिलती है 15 दिन की, और जो सेकंड बच्चा होगा उस पे 15 दिन की मिलती है, तीसरे बच्चे पे ये लागू नहीं है। प्रश्न नंबर 31 है, फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू, जो फ्लेक्स बॉल केबल होती है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती है, तो ये आपके ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट, जो फ्लेक्स बॉल केबल होती है ये ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होती है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 32, येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसीएफ कोचेज इंडिकेट्स, तो ये जो पीली धारियां हैं, येलो स्ट्रिप हैं, ये एंटी टेलीस्कोपिक कोच के लिए इंडिकेट करती है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। इसको रट्टा मार लीजिए, सुपरहिट क्वेश्चन है, हर पेपर में ये पूछा जाता है। कुछ यहाँ जो एंड बॉडी पर, आईसीएफ कोच में एंड बॉडी पर जो पीली धारियां होती हैं, येलो स्ट्रिप होती हैं, वो किसके लिए दर्शाती है, तो ये दर्शाती है कि ये कोच एंटी टेलीस्कोपिक कोच है। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, इन कोच द लो ट्रांसमिशन टैक्स पैलेस थ्रो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुपरहिट है, हर बार टपकता रहता है और हर पेपर में ये आ जाता है। इसको रट्टा मार लीजिए, इसका आंसर साइड बियरर होता है, इसका आंसर साइड बियरर होता है। इन कोच द लोड ट्रांसमिशन, कोच में जो लोड ट्रांसमिशन यानी कोच का भार संचरण होता है वो किसके थ्रू होता है, तो वो साइड बियरर के थ्रू होता है। उसके बाद हम 34 की बात करते हैं, इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी, तो देखिए यहाँ ये चीज ध्यान रखिए कि ये जो एफ पी है, तो एफ पी का जो प्रेशर होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये एफ पी कनेक्टेड किससे होता है, ए आर से होता है। तो इसका जो एफ पी का प्रेशर जाता है वो ए आर में, तो ये किस प्रेशर से जाएगा, तो ये 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से आएगा, तो ये ए आर एफ पी से कनेक्टेड होता है, फिर इसके आगे एन आर भी लगा होता है, फिर इसके आगे डीवी, तो ये जो ए आर है, तो ये जो फीड पाइप का प्रेशर है, तो ये ए आर से 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी पर कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आप जो फीड पाइप का 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है वही यहाँ पे ए आर में आ जाएगा, तो यहाँ 6 kg पर सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें राइट हो जाएगा। और ब्रेक पाइप का कितना होता है, ब्रेक पाइप का आप जानते हैं फीड केजी का, यहाँ कलर भी पूछ लिया जाता है, फीड पाइप का कलर व्हाइट होता है, ब्रेक पाइप का ग्रीन होता है, और इसका प्रेशर भी पूछ लिया जाता है, तो इसका बीपी का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पूछा क्या था, यहाँ पूछा यह था कि इन ट्विन पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी, यानी किस हिसाब से, ये जो ए आर है ये एफ से जुड़ा होता है, एफ का जो प्रेशर होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, बोगी व्हील बेस ऑफ आईसीएफ आरसीएफ ऑल कोयल बोगीज आर एमएम, यहाँ आईसीएफ आरसीएफ कोच का व्हील बोगी का व्हील बेस पूछा है, जो कि आपके पहले ऑप्शन जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया गया है। आईसीएफ आरसीएफ का 2896 mm होता है, और अगर एलएचबी का पूछ ले तो 2560 mm होता है, एलएचबी का 2560 होता है, और यदि वंदे भारत का पूछ ले तो 2700 होता है। वंदे भारत का 2700, एलएचबी का 2560 और आईसीएफ आरसीएफ का 2896। उसके बाद हम बात करेंगे फुल फॉर्म ऑफ ईओजी।
ई से एंड हो जाएगा, ओ से ऑन हो जाएगा, जी से जनरेशन हो जाएगा, तो एंड ऑन जनरेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 37 की बात करते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAV टू PEASD? What is the diameter of branch pipe in between PEAV to PEASD? What is the diameter of branch pipe? Branch pipe का diameter कितना होगा? PEAV to PE यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल टू पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये आप फुल फॉर्म भी याद रखें। तो इन दोनों के बीच कितने mm का डायामीटर कितने mm का होता है? तो ये आपके 10 mm का होता है, ये आपके 10 mm का होता है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और इनकी फुल फॉर्म, इसको PESD को पायलट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप याद रखें पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसको पायलट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो PEA की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। और चलिए आगे बात करते हैं 38। टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग CTRB कैप स्क्रू इज। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है आपसे वो टॉर्क वैल्यू पूछी गई है CTRB की कैप स्क्रू की, यानी कैप स्क्रू की टॉर्क वैल्यू क्या है? तो ये 40 kg मीटर है, 40 kg मीटर टॉर्क वैल्यू हो जाएगी CTRB की। CTRB की फुल फॉर्म कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग, टाइप रोलर बियरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी में बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 38 में बी, 38 में बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 39। व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRB व्हिच प्रेशर विल बी वेंट आउट? व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज, जब ब्रेक को मैनुअली रिलीज किया जाता है तो QRB व्हिच प्रेशर विल बी वेंट आउट? तो इसमें ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, ऑक्सिलरी रिजर्व प्रेशर, ब्रेक पाइप प्रेशर, CR प्रेशर, कंट्रोल रिजर्वायर प्रेशर, तो CR प्रेशर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40। ड्यूरिंग ब्रेक्स रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू, और ये रटा मान लीजिए सुपर ऑपरेशन है, तो ये ब्रेक सिलेंडर से जब रिलीज किया जाता है ब्रेक के दौरान ब्रेक सिलेंडर से, तो ये जो तो इसका जो वो ब्रेक ड्यूरिंग दौरान ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC ब्रेक सिलेंडर गोज टू, यानी कि कहाँ जाती है हवा? तो ये एटमोस्फियर में जाती है, ये रट्टा मार लीजिए, इसका एटमोस्फियर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू एटमोस्फियर, वातावरण में छोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41। ब्रेक रिलीज के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर की हवा है वो एटमोस्फियर में छोड़ी जाती है, तो यहाँ विच ऑफ द फ्लोइंग विल एक्टिवेट WSP, विच कौन सा फॉलो करता है विल एक्टिवेट व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, तो इसमें आपका फोनिक व्हील राइट आंसर बनता है, ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट है। उसके बाद हम 42 की बात करेंगे। कैपेसिटी ऑफ द सर्च टैंक्स इन बोलेस्टर ऑफ LHB कोचेज, तो यहाँ सर्च टैंक्स इन बोलेस्टर ऑफ LHB कोचेज के लिए कितना है कैपेसिटी पूछा गया है उसका, तो ये आपके 60 लीटर होता है 42 में, ऑप्शन ए 60 लीटर। और ये LHB आई शेप में 40 लीटर होता है, आई शेप आर शेप में ये 40 लीटर होता है। 42 की बात करें, सॉरी 43 की बात करें, मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ CBC's MM, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है सपोर्टिंग डिवाइस यानी सेंटर बफलर कपलर की जो सपोर्टिंग डिवाइस होती है उसकी मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, तो मैक्सिमम हाइट 187.5 mm होती है, 187.5 mm, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ ये LHB कोच गेज, यहाँ LHB कोल का व्हील गेज पूछा गया है, तो LHB का आपका यहाँ जो स्टैंडर्ड होता है वो 1600 mm होता है, और इसमें प्लस माइनस 1 होता है, यानी कि इसका मिनिमम पूछे तो आपका 1599 हो जाएगा, और मैक्सिमम पूछे
तो आपका 1601 हो जाएगा, 1601 mm। और यहीं पे अगर हम आई शेप आर शेप की बात करें तो वो आपका 1600 प्लस 2 माइनस 1 होता है। अगर वो मिनिमम पूछे तो 1599 हो जाएगा और अधिकतम पूछे तो 1602 हो जाएगा। ये आपका आई शेप आर शेप के लिए है, ये आपका LHB के लिए है। तो यहाँ क्या पूछा था, यहाँ मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ ए LHB कोच के लिए मैक्सिमम पूछा था, तो 1601 आपका यहाँ 1601 यहाँ से ले लेंगे, 1601 mm। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, ए फॉर्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट विथ सिंबल। ये कंप्यूटर के लिए है, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट्स विथ सिंबल। इसके लिए सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल होता है प्लस एट द रेट ऑफ प्रतिशत एंड बराबर, बराबर का मतलब इक्वल। तो ये जो इक्वल है, बराबर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फॉर्मूला होता है MS एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट विथ इक्वल सिंबल, तो ये डी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 46 है, LHB coaches are provided with Fiat bogie which are designed to run at किलोमीटर पर हावर स्पीड। तो आप जानते हैं LHB कोच की जो बोगी है वो डिजाइन की गई है 160 किलोमीटर पर हावर, लेकिन इसको 200 तक अपग्रेड किया, 200 किलोमीटर पर हावर तक इसको अपग्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे, यहाँ 160 किलोमीटर पर हावर लेंगे, डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 47, एंटी रोल बार लिंक एंड बोलस्टर बीम आर कनेक्टेड यूजिंग बोल्ट, यानी कितने बोल्ट पर वो कनेक्टेड रहता है, यानी कि एंटी रोल बार लिंक एंड बोलस्टर बीम आर कनेक्टेड के लिए कौन सा यूज किया जाता है, M24 बोल्ट, M20 बोल्ट, M16 बोल्ट, M10 बोल्ट। तो यहाँ जो 24 है वो इसके लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, M24। उसके बाद हम बात करेंगे 48 की बात करेंगे, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कोचेज देयर इज नो टॉयलेट्स। In which of the following coaches there is no toilets? यानी ये पूछ रहा है कि कौन से कोचेज में बायोटैंक नहीं लगे होते हैं। तो जो आपका VPH है, ICF में इसको, ICF RCF में इसको VPH बोलते हैं, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। और अगर LHB का VPH है तो L लगा देंगे, तो ये LVPH हो जाएगा, ये LHB का हो जाएगा, ये ICF RCF का हो जाएगा। तो इन दोनों में बायोटैंक नहीं लगता है। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि SLRD कोच में कितने बायोटैंक होते हैं, तो SLRD कोच में 2 बायोटैंक होते हैं। SLRD कोच में 2। ये डिसेबल्ड विकलांग के लिए होता है, R गार्ड के लिए होता है, L लगेज के लिए होता है, तो यानी SLRD कोच में 2 बायोटैंक लगे होते हैं। ये R जो होता है गार्ड के लिए होता है, तो एक छोटा बायोटैंक यहाँ लगा होता है, और ये डिसेबल्ड विकलांग के लिए होता है तो एक बायोटैंक यहाँ लगा होता है। लगेज में बायोटैंक की जरूरत नहीं होती, इसलिए SLR में 2 बायोटैंक लगे होते हैं। यहाँ VPH के लिए पूछा था, तो VPH में बायोटैंक की जरूरत नहीं है, VPH में तो पार्सल वैन होता है, उसमें पैसेंजर जाते नहीं है, तो इसलिए बायोटैंक की वहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो हाई कैपेसिटी पार्सल वैन होता है उसमें बायो टॉयलेट का यूज नहीं किया जाता है, बायोटैंक नहीं लगाए जाते हैं, तो यहाँ 48 में डी आंसर हो जाएगा। एक्सपेंड RDSO, तो यहाँ RDSO की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो RDSO की जो फुल फॉर्म होती है वो आप सभी जानते होंगे, रिसर्च डिजाइन, बीच में एंड आ जाता है, एंड एस से स्टैंडर्ड्स और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके लखनऊ में है, ये आपके लखनऊ में है, ऑप्शन डी। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय। जो कोचिंग का एक्सीडेंट होता है उनमें मानवता कौन इन्वॉल्विंग होता है, तो उसमें आपका CRS इन्वॉल्व होता है, उसमें आपका PCME इसमें अलाउ नहीं होता है, DRM भी अलाउ नहीं होता है, सीनियर डीमिंग नहीं होता है। जो लाइफ इंक्वायरी बाई, ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाई किसके द्वारा की जाती है, CRS के द्वारा की जाती है।
ऑप्शन ए। उसके बाद 51 है, डाई पेनिट्रेट टेस्ट इज डन टू डिटेक्टेड। डाई पेनिट्रेट टेस्ट इज डन टू डिटेक्टेड, ये आपके क्रैक्स, टेम्परेचर, थिकनेस, ऑल ऑफ द अबोव। तो ये क्रैक्स के लिए किया जाता है। ये जो डिटेक्टेड किया जाता है टेस्ट, डाई पेनिट्रेट टेस्ट किया जाता है, ये क्रैक्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, वो भी इंटरनल क्रैक्स के लिए होता है। जाइग्लो टेस्ट होता है जो बियरिंग के लिए होता है, ये भी यहाँ पूछे जाते हैं। यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो वो इंटरनल क्रैक के लिए किया जाता है, और जाइग्लो टेस्ट बियरिंग के लिए किया जाता है, बियरिंग क्रैक के लिए। तो यहाँ जो ये भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन इंडियन रेलवेज विच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड। इन इंडियन रेलवेज विच टाइप, इंडियन रेलवे में कौन सा एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है, तो ग्रेजुएट रिलीज टाइप का ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है। डायरेक्ट रिलीज गलत हो जाएगा, इनडायरेक्ट रिलीज भी गलत हो जाएगा, नन भी गलत हो जाएगा। तो ग्रेजुएट रिलीज यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द एक्सल बॉक्स लग्स एंड देयर सेफ्टी स्ट्रैप इज। द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स लग्स एंड देयर सेफ्टी स्ट्रैप इज कितने होती है मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन, तो इसके लिए आपका 40 हो जाएगा, 40 ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज। तो यहाँ पे आपका कोड जो लिया गया है वेस्टिबुल सेकंड सेल्फ जनरेटिंग इक्विपमेंट, तो यहाँ वेस्टिबुल के लिए W, सेल्फ जनरेटिंग GS, और क्लास 3 टायर स्लीपर तो यानी GSCN। तो आपका यहाँ WGSCN आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, सुपरहिट प्रश्न है 55, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सुपरहिट है, अगर हर परीक्षा में टपकता रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय FRP, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है। फाइबर, आर से रेनफोर्स्ड, पी से प्लास्टिक होता है। अच्छे से याद कर लीजिए, हर परीक्षा में आता रहता है। प्रश्न नंबर 56 है, विच टाइप ऑफ CBC फिटेड इन LHB कोचेज। LHB कोच में किस प्रकार का CBC फिटेड किया जाता है, तो LHB कोच में जो फिट किया जाता है वो आपके H टाइप का किया जाता है। LHB कोच में H टाइप का किया जाता है, बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे है, ट्रेमलिंग इज टू चेक, ट्रेमलिंग से क्या चेक किया जाता है, तो ये स्क्वायरनेस ऑफ बोगी फ्रेम की स्क्वायरनेस चेक किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हील डिफेक्ट्स आर मेजर्ड विथ, व्हील डिफेक्ट्स से क्या नापा जाए, किसके साथ क्या नापा जाता है, व्हील डिफेक्ट्स आर मेजर्ड विथ, तो इसमें टायर डिफेक्ट गेज, हाइट गेज, प्रेशर गेज, गो एंड नो गेज। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होता है टायर डिफेक्ट गेज, टायर डिफेक्ट गेज, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। 59 है, फीवा इन LHB कोचेज स्टैंड फॉर। LHB कोच में फीवा किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये आपका फेलियर, आई से इंडिकेशन, और कम कम आता है यहाँ बीच में, बी से आपका ब्रेक, और ए से आपका एप्लीकेशन, यानी फेलियर, इंडिकेशन, कम, ब्रेक, एप्लीकेशन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। यहाँ एक्सीलेटर लिखा था इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ इंड्यूस्ड लिखा था इसलिए ये गलत हो गया, नॉन ऑफ दे वैसे हो जाएगा, फेलियर, इंडिकेशन, कम, ब्रेक, एप्लीकेशन। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 60 की बात करेंगे, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ICF डिजाइन गरीब रथ कोचेज। जो ICF RCF का जो डिजाइन किया गया है गरीब रथ कोच, उसकी स्पीड पूछिए तो 130 किलोमीटर पर आवर होती है। LHB के लिए 160 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन पार्ट 4 डील्स विथ, यानी पार्ट 4 डील्स विथ किसके लिए करता है, तो इसका जो पार्ट 3 होता है वो वैगन स्टॉक के लिए है, और जो इसका पार्ट 4 है वो कोचिंग स्टॉक के लिए है। तो यहाँ ऑप्शन ए कोचिंग स्टॉक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, फुल नेम ऑफ ACP, फुल नेम ऑफ ACP की यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये आपके ए से अलार्म, सी से चैन,
पी से पुलिंग, अलार्म चेन पुलिंग हो जाएगा। और इसमें जो प्रेशर लगाया जाता है वो 7 kg से 10 kg होता है। कई जगह ये 8 kg से 10 kg होता है। कंफ्यूज नहीं हो, ऑप्शन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कई बार ये ऑप्शन में 10 kg भी दिया रहता है, ओनली 10 kg। तो ये जो 7 से 10 kg होता है, ध्यान रखें। तीनों सही हैं, आप ऑप्शन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सी आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 की बात करें, कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरीज ऑफ कोचेज इज ईयर्स। तो यहाँ जो लाइट यूजी जो कोडल लाइफ पूछी गई है, कोड जो लाइट यूटिलाइजेशन किया जाता है उनके लिए यहाँ पे कोडल लाइफ पूछी गई है उन कोचों की। तो उन कोचों की जो कोडल लाइफ होती है लाइट यूटिलाइजेशन के लिए 40 ईयर होती है, 40 वर्ष होती है। वहीं हम LHB की बात करें तो 35 ईयर्स होती हैं। वहीं हम ICF RCF की बात करें तो 25 ईयर्स होती हैं। तो यहाँ 40 आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, द कैपेसिटी ऑफ द एयर स्प्रिंग इन LSCN कोच इज। यहाँ L लग गया तो ये LHB है। LSCN LHB का CN कोच है ये। तो इसके लिए एयर स्प्रिंग की कैपेसिटी पूछिए कितने टन की होती है, तो ये आपके 140 टन की होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, द फॉर्म यूज्ड फॉर विड्रॉल ऑफ स्टॉक्ड एंड नॉन स्टॉक्ड आइटम्स फ्रॉम डिपोट स्टोर इज। कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है विड्रॉल ऑफ निकालने के लिए स्टॉक्ड और नॉन स्टॉक आइटम डिपो स्टोर से? कौन सा स्टॉक और नॉन स्टॉक आइटम को निकालने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? तो इसके लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है वो LM-171 यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 की बात करें, द कंपोनेंट ऑथोरिटी टू इम्पोज पेनल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ऑन ए रेलवे सर्वेंट बाय इनवोकिंग रूल 4(3). यहाँ जो 4(2) पूछा जाता है 14 का 2 उपभाग 2, वो आपको जो लगाया जाता है उसमें कर्मचारी को सीधे घर बैठा दिया जाता है। उसमें किसी प्रकार की छानबीन, किसी प्रकार की जांच या कमेटी नहीं होती है। उसके अंदर सीधे कर्मचारी को घर बिठाया जाता है, रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। यहाँ पे जो पूछा है वो 14 का उपभाग 3 पूछा है। तो इसके लिए जो दो कंपोनेंट अथॉरिटी इम्पोज पेनल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, जो 14(3) में जो सर्विस से डिसमिस किया जाता है ऑन ए रेलवे सर्वेंट बाई इनवोकिंग रूल 14(3)(3) के जो सर्विस से डिसमिस किया जाता है उसके लिए कंपोनेंट अथॉरिटी कौन है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति जी हैं, जो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये प्रेसिडेंट डी आपका यहाँ राष्ट्रपति इसके लिए कंपोनेंट अथॉरिटी हो जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ ले लेंगे। प्रश्न नंबर 67 है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन इन द LHB कोचेज मीन्स। तो LHB कोचों में WSP का मतलब क्या होता है? तो ये व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है। W से व्हील हो जाएगा, S से आपका स्लाइड हो जाएगा और P से आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन ऑफ बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 68 की, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर प्लेसिंग ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज ऑफ प्लेसिंग इन ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज, तो अंडर सस्पेंशन के लिए पूछा गया था सॉरी साथियों, अंडर सस्पेंशन के लिए निलंबन के लिए आपका SF1 हो जाएगा। SF7 है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति हो जाएगा और SF5 है जो मेजर पेनल्टी के लिए हो जाएगा और SF11 है जो माइनर पेनल्टी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ आंसर अपन डी ले लेंगे निलंबन के लिए SF1। 69 की हम बात करें यहाँ पे, the forum used for generating the non-stock indent is। the forum used for generating the non-stock
इंडेंट इज, यानी कि कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है नॉन स्टॉक के लिए जनरेटिंग के लिए, तो ये आपका नॉन स्टॉक जनरेटिंग के लिए आपका आ जाएगा डीएस। तो होता है डीएस 8 भी पूछा था, तो ये कंडम आइटम कंडम सामान के लिए होता है। यहाँ पे जो एस 13 है जो स्टॉक के लिए आता है, स्टॉक आइटम के लिए आता है, स्टॉक आइटम के लिए आता है। और ये जो S1302 है ये नॉन स्टॉक के लिए आता है, ये नॉन स्टॉक के लिए आता है। तो यहाँ पे पूछा क्या था, T431 का ये कोई वैल्यू नहीं है, तो नॉन स्टॉक के लिए यहाँ आपका S1313 हो जाएगा। सॉरी, स्टॉक के लिए आपका यहाँ S1313 होता है और नॉन स्टॉक के लिए 1302 हो जाएगा। तो नॉन स्टॉक के लिए S1302, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पूछा है व्हील बेस ऑफ द LHB कोच इज mm, व्हील बेस ऑफ द LHB कोच इज mm। तो यहाँ पे जो व्हील बेस ऑफ द LHB कोच इज mm, LHB कोच का व्हील बेस पूछा गया है कितना होता है, तो LHB का 2560 होता है, वंदे भारत का 2700 होता है, ICF RCF का 2896 mm होता है। ये सभी mm में है, ध्यान रखें। तो यहाँ तीनों का ध्यान रखें, तो यहाँ 2560 के लिए पूछा था, तो 2560 आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज, इस सीरीज में कौन सा नंबर है जो आपका मिसिंग है। तो ये मैथ्स का रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम एंड में समझाएंगे, आपको वीडियो के अंत में इसका सॉल्यूशन समझाएंगे। 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी मेंटेड फॉर रिडक्शन फ्यूल स्मेल, फ्यूल स्मेल के लिए कौन सा रिडक्शन मेंटेन किया जाता है, तो ये आपके फंक्शनिंग ऑफ एक्सॉस्ट फैन 72। प्रोविजन ऑफ वेंचुरी अरेंजमेंट, प्रेशराइज फ्लैशिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपके ये हैं फंक्शनिंग ऑफ एक्सॉस्ट फैन ये भी राइट है, प्रोविजन ऑफ वेंचुरी अरेंजमेंट ये भी सही है, और प्रेशराइज फ्लैशिंग ये भी राइट है। तो इसमें आंसर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 73 मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB डिजाइन कोच, LHB की स्पीड कितनी है, तो 160 किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ट्रैक्शन सेंटर इज अवेलेबल इन, ट्रैक्शन सेंटर इज अवेलेबल इन, ट्रैक्शन सेंटर इज अवेलेबल इन, ट्रैक्शन सेंटर कौन से में अवेलेबल है, LHB बोगी में, BVZI में, BCN बोगी में, ICF बोगी में, तो ये आपके BVZI बोगी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, ट्रांजिशन CBC कपलर इन LHB कोच इज फिटेड इन, ट्रांजिशन CBC कपलर इन LHB कोच इज फिटेड, तो ये आपके ट्रांजिशन ट्रांजिशन सेंटर इज अवेलेबल, ये BVZ में नहीं आता है साथियों, सॉरी LHB बोगी में आता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं ट्रांजिशन CBC कपलर इन LHB कोचेज इज फिट, तो ये आपके LWLRRM, ये जो LHB का पावर कार होता है उसमें CBC कपलर फिटेड होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील कोचेज, स्टेनलेस स्टील कोचेज में किस प्रकार की कटिंग का यूज किया जाता है, गैस कटिंग, आर्क वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, प्लाज्मा कटिंग। तो हमें इसमें जो राइट आंसर होगा, विच ऑफ फ्लोइंग इज यूज फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के लिए आपका जो राइट आंसर बनेगा गैस कटिंग, आर्क कटिंग, ग्राइंडिंग कटिंग, प्लाज्मा कटिंग, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 77 है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ TPE कनेक्टर, TPE कनेक्टर का फुल नेम पूछा गया है, तो टी से यहाँ थर्मो, पी से आपका पॉलीथीन, और ई से आपका इलास्टोमेरिक मटेरियल, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद करते हैं हम 78 की, द पोजीशन ऑफ एन आरवी इन एयर ब्रेक सिस्टम,
नॉन रिटर्न वाल की एयर ब्रेक सिस्टम में क्या पोजीशन होती है, यानी कि वो कहाँ पे लगा होता है। तो एनआरवी आपके एफ लाइन पे लगा होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर। 79 है, मिनिमम सोप इश्यू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील इज। सोप इश्यू साइज पूछा है आईसीएफ आरसीएफ की। सोप इश्यू साइज मैंने आपको बताया नए का 915 होता है और कंडम का 825 होता है, और सोप इश्यू साइज 837 होती है। तो ये आईसीएफ आरसीएफ कोच की बात है। नए का व्हील डायमीटर 915, कंडम का 825 और 837 होता है जो आपके सोप इश्यू साइज होती है आईसीएफ आरसीएफ में। तो यहाँ 837 आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम 80 कट ऑफ एंगल को कैन बी फिटेड विथ। कट ऑफ एंगल कोक ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप दोनों पर फिट होती है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, द कोड ऑफ वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटेड एयर कंडीशन टू टायर कोच। यहाँ पे कोड पूछा है वेस्टिबुल के लिए W, सेल्फ जनरेटेड के लिए G और सेकेंड एसी का पूछा है तो ACCW। उसी प्रकार हम थर्ड एसी की बात करें तो ACCN। उसी प्रकार हम फर्स्ट एसी की बात करें तो FAC। उसी प्रकार हम CN की बात करें तो CN हो जाएगा, और GS की बात करें तो GS हो जाएगा। वेस्टिबुल के लिए WG और सेल्फ जनरेटिंग के लिए सॉरी सेल्फ जनरेट के लिए WG। तो यहाँ WG ACCW हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम। ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान एयर कहाँ से फ्लो होती है, तो ये आपके एक्सिलरी रिजर्वायर टू ब्रेक सिलेंडर। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डक्ट कलेक्टर। डक्ट कलेक्टर का फंक्शन क्या है, यानी कि डक्ट कलेक्टर का फंक्शन क्या है, यानी डक्ट कलेक्टर का कार्य क्या है, तो ये क्लीन एयर है, साफ हवा। 84 देखेंगे, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ अपील अंडर DAR डिसिप्लिन एंड अपील रूल। 1 अक्टूबर 1968 के अंदर समय सीमा, अपील की समय सीमा क्या रखी गई है, तो ये 45 डेज है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट ऑफ LHB कोचेज इज। थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट ऑफ LHB कोचेज इज, तो ये आपके साइड जो साइड वॉल सीट है उसकी 2 mm होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ LHB के सोल बार की भी देख लें, 6 mm होती है, यह भी पूछा जाता है। साइड वॉल सीट की 2 mm होती है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है दोनों। कंडक्ट रूल इज अबाउट कंजप्शन इंटॉक्सिटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। तो इसमें जो ये मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित है वो 22 है, और 22A है वो किसी भी कारखाने में या किसी भी जगह फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार नहीं देने से है। और ये जो आपका 22A किसी भी कारखाने में या 14 वर्ष से कम साल के बच्चों को रोजगार नहीं देने से 22 है, और 22 है जो मादक पदार्थों से के सेवन नहीं करने से संबंधित है, यानी कि कोई भी रेल कर्मचारी ड्यूटी पर जाने से पहले 8 घंटे पहले 8 घंटे की बात देता है, यदि वो ड्यूटी पर जाता है तो उससे 8 घंटे से पहले किसी प्रकार का यानी कि वाइन नहीं, शराब नहीं पिएगा, या किसी मादक पदार्थों का या नशीली दवाइयों का, नशीली गोलियों का सेवन नहीं करेगा। तो इसके लिए 22 है, ऑप्शन 22, ऑप्शन रोल नंबर 22 इसके लिए आंसर है। उसके बाद 87 है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप एयर प्रेशर इन ब्रेक पाइप इज। तो इसके लिए 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिनिमम 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो ये जो ऑप्शन ए है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 88, कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए। प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए SF7 यूज किया जाता है, और ये SF10 है।
ये संयुक्त कार्रवाई के आदेश के लिए किया जाता है। इसमें दो होते हैं, 10A और 10B। 10A में संयुक्त कार्रवाई में जांच अधिकारी की नियुक्ति और 10B में संयुक्त कार्रवाई में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। SF2 होता है जो डिम्ड सस्पेंशन के लिए होता है, और SF8 होता है जो प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए होता है। तो यहाँ प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए पूछा था, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ आपके प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए आपके यहाँ SF8 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। SF7 है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए आता है, तो 88 में आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 89 की बात करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैशबैक अरेस्टर इन गैस कटिंग ऑपरेशन? यहाँ पे टू इंक्रीज द कटिंग स्पीड, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द कटिंग फ्लेम, टू प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ गैसेज एंड फ्लेम्स इनटू द गैस सप्लाई लाइंस। हाँ, तो यही आपका इसमें व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैशबैक अरेस्टर इन गैस कटिंग ऑपरेशन। गैस कटिंग ऑपरेशन में जो फ्लैशबैक अरेस्टर है का यूज किया जाता है, वो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ गैसेज एंड फ्लेम्स इनटू द गैस सप्लाई लाइंस। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वन कोट DFT dry film thickness, microns thickness of red oxide zinc or matte primer should be applied during a schedule of paint। तो ये DFT के लिए जो माइक्रोन है वो आपका 25 माइक्रोन है, 25 माइक्रोन थिकनेस। तो यहाँ डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 91 की बात करें। x अनुपात y का मान 3:5 दिया है। ये मैथ का प्रश्न है साथियों। इस पेपर में दो मैथ के प्रश्न हैं जिनको हम वीडियो के लास्ट में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, द फंक्शन ऑफ अर्थिंग डिवाइस इज। द फंक्शन ऑफ अर्थिंग डिवाइस इज, अर्थिंग डिवाइस के लिए कौन सा कार्य है? तो ये टू प्रोटेक्ट CTRB, टू प्रोटेक्ट द WSP, टू प्रोटेक्ट द कंट्रोल आर्म, टू प्रिवेंट ब्रेक बाइंडिंग। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा टू प्रोटेक्ट ऑफ CTRB, कॉर्ड सी टेपर रोलर बियरिंग। ऑप्शन ए आपका यहाँ अर्थिंग डिवाइस के लिए टू प्रोटेक्ट CTRB, ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद 93 है, क्लियरेंस बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स इज मेजर्ड बाय। क्लियरेंस बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स, दो मैचिंग पार्ट्सों के मध्य क्लियरेंस किससे नापा जाता है? तो ये फिलियर गेज से नापा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 94, द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ मटेरियल इज। तो इसके लिए 94 के लिए कंसाइंजिन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे 95 की, PSC इज टू बी इश्यूड फॉर द आइटम रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम सिंगल फर्म ओनली, अप्रूव्ड फ्रॉम ओनली, RDS अप्रूव्ड फ्रॉम ओनली, नेम ऑफ द अबाउ। इसमें जो होता है PSC के लिए प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड फॉर आइटम रिक्वायर्ड टू परचेज फ्रॉम, इसके लिए सिंगल फर्म ओनली आता है। इसके लिए सिंगल फर्म आती है जो उस आइटम का वही बनाती है, एकमात्र कंपनी, सिंगल फर्म ओनली। ऑप्शन ए आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 96 है, विच वन इज नॉट ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नहीं किया जाता, नॉट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं किया जाता। कौन सा कौन सा जो टेस्ट है वो नॉट, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग परीक्षण नहीं है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग परीक्षण नहीं है। तो यहाँ पे जाइगलोट टेस्ट भी NDT टेस्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और कंप्रेशन टेस्ट है, ये नहीं है। यहाँ पे डाई पेनेट्रेशन टेस्ट भी है और अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी है, तो ये कंप्रेशन टेस्ट आपका नहीं है, तो यही आपका सी आंसर हो जाएगा। 97 की बात करें, सर्टेन्स एंड रेक्जिन सीट्स प्रोवाइडेड ऑन LHB कोचेज आर। तो इसके लिए कर्टेन्स एंड रेक्जिन शीट्स प्रोवाइडेड ऑन LHB कोचेज आर, तो इसके लिए फायर रिटार्डेंट होता है, ऑप्शन बी। अच्छा प्रश्न है, आता रहता है, अच्छी तरह से याद रखें। 98, डंप वाल इज फिटेड विटेन, डंप वाल किसके मध्य फिट रहते हैं?
तो डंप वाल आपके डिस्ट्रीब्यूटर वाल एंड ब्रेक सिलेंडर के, यानी DVBC, डिस्ट्रीब्यूटर वाल और ब्रेक सिलेंडर। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल एंड ब्रेक सिलेंडर आपके डी ऑप्शन में है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। 99 की बात करेंगे, इन ये स्क्रू जैक थ्रेड्स आर यूज्ड। स्क्रू जैक के लिए, स्क्रू जैक किसकी थ्रेड के लिए यूज किया जाता है? तो ये स्क्वायर थ्रेड्स के लिए यूज किया जाता है। स्क्रू जैक जो यूज किया जाता है वो स्क्वायर स्क्वायर थ्रेड्स के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ACME गलत हो जाएगा, वी थ्रेड गलत हो जाएगा, नकल भी गलत हो जाएगा। तो स्क्वायर थ्रेड्स, स्क्रू जैक के लिए स्क्वायर थ्रेड्स यूज की जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 100 है, ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स on its circular scale and pitch of the screw is 1 mm. What is the least count of this micrometer? तो माइक्रोमीटर का जो यहाँ लिस्ट काउंट होगा वो 0.02, यानी ए आंसर यहाँ हो जाएगा। ये कैसे आएगा? ये एक में जब हम 50 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.02 आ जाएगा mm। तो राइट आंसर अपना क्या बनेगा? ऑप्शन ए अपना यहाँ राइट आंसर अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, लक्षद्वीप कम्स अंडर रीजन। लक्षद्वीप कौन से रीजन में आता है, यानी कौन से भाग में आता है? तो लक्षद्वीप जो आपके वो सी रीजन में आता है। लक्षद्वीप आपके सी रीजन में आता है। रीजन ए की यहाँ बात करें तो इसमें 11 राज्य आते हैं। 11 राज्यों में आप बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ एवं राज्य क्षेत्र, 11 राज्य इसमें आते हैं। रीजन बी की बात करें तो रीजन बी में आपके 6 आते हैं। उनमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप समूह आपके बी रीजन में आते हैं। इसको आप पंगुचंद्र मदान की ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। और जो रीजन में जो बाकी जो 11 और 6 के अलावा जो बाकी बचते हैं वो सी रीजन में आते हैं। तो आपका यहाँ जो लक्षद्वीप था वो सी रीजन में आ जाता है। अगर यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछता तो ए रीजन में आ जाता, दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली पूछता तो बी रीजन में आ जाता। तो यहाँ लक्षद्वीप सी रीजन में आता है, इसलिए सी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 102 है, which document does not comes under section 33 of the official language act। इनमें जो सेक्शन 33 है, सेक्शन 33 है वो आपके प्रभावी हुआ था। सेक्शन 33 जो आपके प्रभावी हुआ था वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ था। और इसमें टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। 14 डॉक्यूमेंट्स में जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ एग्रीमेंट है जो आपके 14 डॉक्यूमेंट्स में है, टेंडर नोटिस भी 14 डॉक्यूमेंट्स में है और जर्नल ऑर्डर भी 14 डॉक्यूमेंट्स में है। यहाँ जो सर्विस रिकॉर्ड है ये आपके इन 14 डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। तो यहाँ डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 103 की, हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमेटी। यहाँ जो चेयरमैन का नाम पूछा है जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमेटी, तो इसमें जो है आपका वो जोनल लेवल पर GM महोदय होते हैं। जोनल लेवल पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो जर्नल महोदय होते हैं हेडक्वार्टर लेवल पे। तो जर्नल मैनेजर साहब हो जाएंगे, यानी GM यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 103 में आपके आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 104, राइट द हिंदी वर्जन ऑफ इमीडिएट। यहाँ पर इमीडिएट का हिंदी अर्थ पूछा है कि हिंदी वर्जन इसका क्या होगा। तो इमीडिएट का हो जाएगा तुरंत, तत्काल, तुरंत, तत्काल, तत्काल प्रभाव से। तो यहाँ इमीडिएट, इमीडिएट, तुरंत, तत्काल, इमीडिएट का मतलब यहाँ तत्काल से हो जाएगा। तो 104 में हम यहाँ बी ऑप्शन ले लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों 105। 105 है, हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज।
यहाँ जो अनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका वार्षिक कार्यक्रम यानी राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, तो ये जो तैयार करता है वो आपकी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय तैयार करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ गलत हो जाएगा, रेलवे मिनिस्ट्री भी गलत हो जाएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो 105 में आपका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों 106 की, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, यानी केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरपर्सन कौन है, तो ये आपके माननीय सम्मानीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 107 की, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रेस मार्क्स गिवन टू ये नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय हु हिज पार्टिसिपेशन इन हिंदी ईजी एलोकेशन एंड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपटीशन। यहाँ पे जो नॉन हिंदी, जहाँ पे नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्रेसिंग मार्क्स का यहाँ परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ ग्रेस मार्क्स के लिए कि उनको कितना इनके ईजी ऐसे में निबंध ऐसे एलोकेशन एंड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपटीशन में उनको कितना प्रतिशत रियायत दी जाती है, कितने प्रतिशत उनको ग्रेस अंक मिल सकता है, तो वो उनका 10% है। तो 10% हम यहाँ आंसर कहाँ से लेंगे, ये ऑप्शन हम बी से लेंगे। तो यहाँ पर बी राइट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 108, when was officially language act 1963 passed, when was official language act 1936 passed, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कब पास हुआ, तो ये 10 मई, ये 10 मई 1963 को पास हुआ। और इसके ठीक 4 साल बाद, और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ। कई बार संशोधित पूछ लिया जाता है, कई बार ये एक्ट पूछ लिया जाता है पास का। तो पास तो हुआ ये 1963 को और संशोधित हुआ 1967 को, ठीक 4 साल बाद। 10 मई 1963, ठीक 4 साल बाद 10 मई 1963 को। इसके बाद इसमें जो है धारा 3(3) है, वो मैं आपको ऊपर बता चुका। धारा 3(3) जो प्रभावी हुई थी वो आपके 1965 से प्रभावी हुई थी। 26 जनवरी 1965 से धारा 3(3) प्रभावित थी, जिनमें 14 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये 14 डॉक्यूमेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। तो चलिए बात करते हैं 109, द सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर विच, केंद्रीय हिंदी समिति किसके अंडर में आती है, तो ये केंद्रीय हिंदी कमेटी है जो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री गलत हो जाएगा। जो सेंट्रल हिंदी कमेटी है वो आपके गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो 109 में ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 110, 110, तो इसके दे देखते हैं, व्हेन वाज द डिसीजन टेक टू मेक हिंदी लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी राजभाषा है उसको हिंदी हिंदी को राजभाषा भाषा का डिसीजन, जो निर्णय लिया गया वो कब लिया गया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो वो जो निर्णय लिया गया था, डिसीजन टेकन, वो आपके 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में आती हैं। वर्तमान में भारतीय राजभाषाएं 22 हैं जो 8वीं अनुसूची में आती हैं और इनका वर्णन आर्टिकल 343 से 351 तक भाग 17 में आता है। इसके लिए जो आर्टिकल है, हिंदी जो अपनी राजभाषा है उसके लिए जो अनुच्छेद है वो 343(1) में हिंदी स्क्रिप्ट का वर्णन किया गया है। ये भी यहाँ ध्यान रखें, हिंदी से संबंधित प्रश्न थे ये। तो ये थे साथियों हमारे राजभाषा सहित तिरुपति जेई वर्ग जेई पेपर के 110 प्रश्न। और इसके बाद हम सोल्व करेंगे। जो देखिए साथी, जो अपने रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ा था वो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यहाँ पे जो सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज, इस सीरीज में से जो अक्षर गायब है वो आप ज्ञात कीजिए। तो वो जो कौन सा अक्षर होगा वो ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ 11 में हम सिंपली देखेंगे, 11 में तो ये 11 में 5 जोड़ते हैं
तो 16 हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बार अपन ने 5 जोड़ा, उसके बाद हम 2 बार यहाँ 6 जोड़ेंगे, 13 में 6 जोड़ेंगे तो हमको 19 प्राप्त होगा, और 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 प्राप्त होगा, तो यहाँ 6 जोड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ 7 जोड़ते हैं, 15 में हम 7 जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त होगा, फिर 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद बारी आई नंबर 8 की, तो यहाँ पे ये अक्सर मिसिंग है, इसके आगे का है, यानी हम यहाँ 8 जोड़ेंगे जब हमको ये 25 प्राप्त होने चाहिए। तो कितने में 8 जोड़ेंगे जब प्राप्त होंगे, तो 25 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 17 आ जाएंगे, तो 17 में यहाँ 8 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएंगे। फिर 25 में अपन यहाँ 8 जोड़ेंगे तो 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सीरीज बनती चली जाएगी। तो यहाँ जो मिसिंग नंबर था वो आपका आंसर बी आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो था 91, वो भी देख लेते हैं। 91 में यहाँ x अनुपात y बराबर 3 अनुपात y, फाइंड रेटियो 3x प्लस 4y अनुपात 8x प्लस 5y। तो अपन यहाँ देखते हैं कि x का मान 3 दिया हुआ है, यानी x का मान x बटा y का मान यहाँ 3/5 दिया हुआ है। तो अपन इस समीकरण में इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, नीचे 8x हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, बटे में आपके 5y आ जाएगा। इसके बाद हम सोल्व करेंगे तो इनका मान रख देंगे, तो 3 × 3 हो जाएगा, उसके बाद नीचे 8 × 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में मान रखेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा, और नीचे आपका 5 × 5 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको स्टेप को सोल्व करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 8 को 3 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में इसको करेंगे तो 5 चौका 20 आ जाएगा, और नीचे 25 आ जाएगा। इस हिसाब से हम नेक्स्ट स्टेप की इनको जोड़ेंगे तो आपका जो आ जाएगा 29/49 बराबर, ये बराबर का है, तो यहाँ 29.49, तो यही हमारा 49 29 अनुपात, यानी कि 29/49 हो जाएगा। तो ये 2 प्रश्न थे साथियों जो हमने इसमें पेपर में छोड़े थे, वो हमने सोल्व कर लिए हैं। चलिए साथियों, इसी के साथ ये तिरुपति जेई वर्क जो जेई का पेपर था ये समाप्त होते हैं। टोटल इसमें 110 प्रश्न थे, 110 प्रश्न अपने सोल्व कर लिए हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते एक नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। एनी कॉन्टैक्ट, किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो, पूछताछ करनी हो तो 24 आवर्स 8003826 408 पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो द एंड। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक आगे दीजिए, नमस्कार, थैंक्स।